रेडी स्टार्ट। महात्मा बुद्ध के बारे में एक बड़ी प्यारी कथा है। वह स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे। उनके लिए दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। उनके स्वागत के लिए मधुर संगीत बज रहा था। देवता फूल बरसा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। वह बोले, मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगा जब तक कि विश्व का अंतिम प्राणी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर जाता। देवताओं ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें तो सदियां लग जाएंगी। सारे पुरुष और सारी स्त्रियों, समस्त हाथियों व चींटियों समेत सारी चेतनाओं के प्रवेश में तो न जाने कितनी सदियां लग जाएं। इस पर बुद्ध ने कहा, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा। मैं स्वर्ग में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी प्रवेश नहीं कर जाते। यह कहानी कहती है कि बुद्ध अब भी स्वर्ग के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवता अब भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वे उनके समक्ष नए नए तर्कों के साथ उपस्थित होते हैं, मगर अब तक वे बुद्ध को भीतर लेने और द्वार बंद करने में सफल नहीं हुए हैं। द्वार अब भी खुला है। बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सुंदर कहानी की हजारों व्याख्याएं की जा सकती हैं। आज मैं तुम्हें एक बात का स्मरण कराना चाहता हूँ। यदि बुद्ध अकेले भीतर जाना भी चाहें तो वह जा नहीं सकते। इसी कारण उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी चेतना न प्रवेश कर जाए, मैं प्रवेश नहीं करूँगा। वह यह बात समझ गए हैं कि यह असंभव है। हम सभी एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। सिर्फ मेरे हाथ के लिए यह संभव नहीं है कि स्वर्ग में अकेला प्रवेश कर जाए। यदि वह प्रवेश करेगा तो मृत होगा। वह मेरा हाथ नहीं होगा। यह संभव नहीं कि मेरी एक आँख स्वर्ग में प्रवेश कर जाए और बाकी का पूरा शरीर बाहर रह जाए। या तो मैं पूरी तरह भीतर प्रवेश कर सकता हूँ या नहीं। यही बात बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं एक हिस्सा भर हूँ, पूर्ण बाहर है। मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पूर्ण के साथ ही प्रवेश कर पाऊँगा। यदि तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण, जीवन से तुम्हारा रिश्ता बहुत अलग तरह का होगा। तुम देखोगे कि सभी तुम्हारे मित्र हैं। तुम जीवन के प्रेम में होगे। इस प्रेम में तुम प्रसन्न होना शुरू हो जाओगे। सभी के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे भीतर महान प्रेम का जन्म होगा। पिछले दिनों मुझसे किसी ने सवाल किया कि आखिर लोग यह देश
सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल सही काम करना नैतिकता की दैनिक अभिव्यक्ति है। मोटे तौर पर इसके दो भाग हैं। आप जानते हैं कि सही काम क्या है और आप उसे करके अपनाते हैं। दोनों भाग पेचीदा हैं। सही चीज़ जानना तब बहुत आसान था जब लोगों के पास पसंद की आज़ादी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी धर्म, जनजाति, विचारधारा या शासक के आदेशों का पालन करने के लिए कहा जाता था। नैतिकता एक ही समय में व्यक्तिगत और सामूहिक होती है। यह बिंदु दो चौंकाने वाले युद्धों में सामने आया है। एक युद्ध यूक्रेन में रूस द्वारा उकसाया गया, दूसरा हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ छेड़ा गया। नैतिक आधार पर इजरायल की स्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों तरफ भय की स्थिति है। बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और एक दूसरे से टकराने वाले अड़ियल धार्मिक विचार हैं। सही काम करने का कोई आदर्श उत्तर नहीं है। इसके जवाब की तलाश करते हुए आपको यह समझना होगा कि लोग सही काम करने के बजाय विपरीत दिशा में क्यों चले जाते हैं। यदि आप अपने अंदर झांकें तो पाएंगे कि सही गलत की आपकी समझ किसी त्वरित प्रतिक्रिया से कहीं अधिक जटिल है। त्वरित प्रतिक्रिया से बचना नैतिक सोच के शुरुआती नियमों में से एक है। यदि आपसे नैतिक प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप मृत्युदंड को स्वीकार करते हैं, बंदूक रखने का अधिकार कहाँ तक होना चाहिए, क्या माता पिता को अपने बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करना चाहिए, आपका दिमाग विभिन्न उत्तरों की ओर आकर्षित होता है जो अलग अलग स्थितियों पर आधारित होते हैं। छोटे बच्चे पहले अपने परिवार से प्रभावित होते हैं, फिर शिक्षकों और सहपाठियों से। उनके साथ कुछ गलतियां गहरी छाप छोड़ती हैं। आंतरिक नैतिकता तो उनमें विकसित होनी शुरू ही हुई है। किशोर अमूमन विद्रोही प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है। उनमें नैतिकता की आंतरिक भावना विकसित होती है, पर वह विरोधाभासों से भरी होती है। वहीं वयस्क स्वयं सोचते हैं, वे आंतरिक मूल्यों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। जब वे महसूस करते हैं, उन्हें इसका एहसास होता है। बाहरी ताकतें तब मायने रखती हैं, पर उन्हें उनकी कीमत के हिसाब से तोला जाता है। सही चुनाव की गंभीरता को अनदेखा नहीं किया जाता। विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णु होना मूल्यवान माना जाता है, न कि कमजोरी। स्टॉप।